मनोज शुक्ला है। आज मैं आप सबको क्लास 12 का फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स पढ़ाने जा रहा हूं। अगर बात की जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तो यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ब्रांच होती है। इसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नंबर 2 इलेक्ट्रोडायनामिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अर्थ होता है स्थिर वैद्युतिकी, हिंदी में इसको कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। अगर इसका अर्थ देखा जाए तो इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का अर्थ आवेश, स्टैटिक्स का अर्थ स्थिर। और इलेक्ट्रोडायनामिक का देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रो प्लस डायनामिक। इलेक्ट्रो का अर्थ आवेश, डायनामिक का अर्थ हो जाएगा गतिकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर परिभाषा देखी जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच होता है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। अगर इलेक्ट्रोडायनामिक की परिभाषा देखी जाए तो इलेक्ट्रोडायनामिक फिजिक्स का वह ब्रांच होता है जिसके अंतर्गत आवेश की गति का अध्ययन किया जाता है। इलेक्ट्रोडायनामिक कहलाता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक और चैप्टर आते हैं। फर्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको हम हिंदी में कहते हैं विद्युत आवेश। दूसरा है जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तीसरा हो जाएगा आपका कूलॉम्स लॉ। चौथा टॉपिक हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और पांचवा हो जाएगा आपका गाउस लॉ। और छठवां टॉपिक हो जाएगा आपका कैपेसिटर। यानी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गाउस लॉ और कैपेसिटर तक के चैप्टर का अध्ययन करते हैं, जिसमें आवेश स्थिर होता है यानी रेस्ट अवस्था में होता है। अगर इस पॉइंट पर आवेश आप मानते हैं, मान लीजिए वो पॉइंट है, अगर इस पर आवेश रखे तो इसी पर आवेश रहेगा यानी स्थिर रहेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता है। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोडायनामिक के अंतर्गत कौन कौन सा टॉपिक या चैप्टर आता है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंतर्गत आपका फर्स्ट आता है इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा है आपका मैग्नेटिज्म, जिसको हिंदी में चुंबकत्व कहते हैं। तीसरा हो जाएगा आपका मैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय प्रेरण। चौथा टॉपिक हो जाएगा आपका अल्टरनेटिव करंट, नेटिंग करंट। और पांचवा है आपका वेव ऑप्टिक्स। और छठवां हो जाएगा आपका मॉडर्न फिजिक्स। यानी इलेक्ट्रोडायनामिक के अंतर्गत हम इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिव करंट, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स का अध्ययन करते हैं। इसमें जो हमारा आवेश यानी चार्ज होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है, मूव करता है, यानी मूविंग पोजीशन में होता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट टॉपिक की, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। अब देखते हैं, आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को हिंदी में कहते हैं हम विद्युत आवेश। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देखते हैं। इसकी डिफिनीशन हो जाएगी आपके, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसकी उपस्थिति में वह वस्तु किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव कराता है। चलिए लिख देते हैं, वैद्युत आवेश या विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह वस्तु या पदार्थ किसी अन्य वस्तु या पदार्थ पर बल का अनुभव कराता है विद्युत आवेश कहलाता है। अब बात आती है इलेक्ट्रिक चार्ज की खोज किसने की या कब हुआ। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की खोज ग्रीक मैथोलॉजी के 600 बीसी पूर्व वैज्ञानिक थेल्स ने देखा कि जब किसी दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ते हैं और एक दूसरे के पास लाया जाता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी आकर्षित करते हैं। जैसे इससे पहले भी हम छोटा प्रयोग कर चुके हैं। जैसे क्या करते हैं, हम जब अपनी कंघी को बाल से रगड़ते हैं
और कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाते हैं तो वह कंघी क्या करता है, इस कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करता है। इस प्रकार विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज की खोज वैज्ञानिक थेल्स के द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज या विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके जो चार्ज हैं यानी आवेश हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका धनात्मक, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पॉजिटिव, और दूसरा है आपका ऋणात्मक जिसको कहा जाता है नेगेटिव। जो आपका धनात्मक है यानी पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करता है, और जो आपका ऋणात्मक आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन की अधिकता को प्रदर्शित करता है। अब चार्ज दो प्रकार के होते हैं, इसको डिफाइन किया था अमेरिकी वैज्ञानिक या अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा डिफाइन किया गया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के फार्मूले की। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश का फार्मूला हो जाएगा, आपका फार्मूला है Q बराबर IT, जहां आपका Q क्या होता है, आवेश यानी कि चार्ज जिसको कहते हैं आप इंग्लिश में, ये चार्ज है, और I आपका करंट यानी धारा होता है, करंट है, T आपका टाइम यानी कि समय है, इसका ये समय है आपका। अब इन सब का मात्रक यानी यूनिट्स देख लेते हैं। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। धारा का मात्रक करंट का एम्पियर होता है, इसको एम्पियर लिखते हैं। और समय का मात्रक सेकेंड होता है, इसको सेकेंड से व्यक्त किया जाता है। अब इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं यानी क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन मान लीजिए कहा जाए आपसे कि एक तार में 4 कूलाम का आवेश 2 सेकेंड तक प्रवाहित होता है, तो उसमें बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले लिख लीजिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और क्या क्या ज्ञात करना है, जिससे आपको आसानी हो जाती है फार्मूले को पहचानने में कि कौन सा फार्मूला किस क्वेश्चन में लगेगा। अब देखिए गिवन दैट, तो दिया क्या है, कूलाम। कूलाम का किसका मात्रक होता है, आवेश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से। तो Q का वैल्यू दिया गया आपको 4 कूलाम। उसके बाद देखिए 2 सेकेंड, तो सेकेंड किसका मात्रक होता है, समय को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T से। तो T की वैल्यू दी गई है आपको 2 सेकेंड। ज्ञात क्या करना है, बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए, और धारा को इससे रिप्रेजेंट करते हैं I से। तो I इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए मूला है आपका Q बराबर IT। ज्ञात क्या करना है आपको I, तो जिसको ज्ञात करना होता है उसको स्थिर रखते हैं, बाकी कंपोनेंट को पक्षांतर कर देते हैं। तो I इक्वल टू हो जाएगा आपका Q अपान T। Q की वैल्यू 4 और T की वैल्यू आपकी 2 है, तो 4 तो कैंसिल करेंगे, 4 को आ जाएगा 2। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ये हो गया आपका 2 एम्पियर, यानी इस तार में वैक्यूम धारा बहेगी 2 एम्पियर। अब बात करते हैं हम
आवेश, ठीक है, आवेश एक क्या है, अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है आपकी। अब स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो पता होता है हमें, मैग्नीट्यूड क्या होता है, पता होता है। मैग्नीट्यूड को हिंदी में क्या कहते हैं हम, परिमाण कहते हैं। अगर परिमाण नहीं समझ पा रहे हैं तो आप देखिए मात्रा, यानी जिस चीज का, देखिए आपको बताया गया कि जहां क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है ये, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हमें पता होता है लेकिन डायरेक्शन पता नहीं होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसको हिंदी में परिमाण कहते हैं। अगर परिमाण आप नहीं समझ पा रहे हैं तो जिसका मात्रक हमें पता होता है तो अर्थात उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड या परिमाण हमको क्या होता है, पता होता है। और हमें आवेश का डायरेक्शन नहीं पता होता है, यानी कोई आवेश का कोई दिशा नहीं होता, इसलिए ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी देखा जाए तो वेक्टर क्वांटिटी में जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता होते हैं, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब हम बात करते हैं आवेशन की विधियां। आवेश, किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए कितनी विधियों का प्रयोग किया जाता है या कितनी विधियां होती हैं। तो आवेशन की विधियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की हैं, या 3 प्रकार का हमें अध्ययन करना है। देखते हैं, नंबर 1 है आपका आवेशन की विधियों में, आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां। पहला है आपका घर्षण द्वारा, दूसरा है आपका चालन द्वारा, तीसरा है आपका प्रेरण द्वारा। फर्स्ट हम पढ़ते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता है, 2 वस्तु होता है, 2 वस्तु को क्या करते हैं, आपस परस्पर रगड़ते हैं, रगड़ते हैं। रगड़ने के पश्चात, रगड़ने के पश्चात देखा जाता है कि उन दोनों वस्तुओं पर इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड लेकिन डिफरेंट नेचर, डिफरेंट नेचर का आवेश उत्पन्न हो जाता है, चार्ज उत्पन्न हो जाता है। इक्वल मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि उनका मान तो परस्पर समान होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻19 होता है, वही प्रोटॉन पर अगर देखा जाए तो ये होता है +1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। इसका देखिए मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, लेकिन जो नेचर है वो क्या है, डिफरेंट है। एक क्या है, निगेटिव है आपका, दूसरा क्या है, पॉजिटिव है। तो घर्षण द्वारा आवेशन में यही हम पढ़ते हैं कि जब 2 वस्तुओं को क्या करते हैं, परस्पर रगड़ते हैं, तो रगड़ने के पश्चात उन दोनों वस्तुओं पर समान मैग्नीट्यूड यानी सेम वैल्यू के आवेश तथा डिफरेंट नेचर का क्या हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। और जब परस्पर इसको क्या करते हैं, हम एक दूसरे के पास लाते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब किसी का पॉजिटिव या नेगेटिव होना, किसी वस्तु का पॉजिटिव या नेगेटिव होना, वो उसके क्या होता है, प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। जैसे जब कांच की छड़ को, कांच की छड़ को क्या किया जाता है, रेशम से रगड़ा जाता है, तो कांच की छड़ क्या हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, और रेशम की छड़ क्या हो जाती है, नेगेटिव चार्ज हो जाती है। यानी किसी वस्तु का पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होना उसके प्रॉपर्टी यानी गुणधर्म पर डिपेंड करता है कि वह वस्तु क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। ऐसे विधि को हम क्या कहते हैं, घर्षण द्वारा कहते हैं। फिर से देख लीजिए इस विधि को, जब 2 वस्तुओं को क्या करते हैं, आपस में परस्पर रगड़ते हैं, तो रगड़ने के पश्चात देखा जाता है कि दोनों वस्तुओं पर इक्वल मैग्नीट्यूड लेकिन डिफरेंट नेचर का क्या हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। जब इसको क्या किया जाता है, परस्पर एक दूसरे के पास लाया जाता है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब किसी तो
वस्तु या पदार्थ का पॉजिटिव या नेगेटिव होना उसके क्या करता है, प्रॉपर्टी यानी गुणधर्म पर डिपेंड करता है। जैसे कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ क्या हो जाती है आपकी पॉजिटिव और रेशम की छड़ क्या हो जाती है नेगेटिव हो जाती है। अब अगला विधि आपको क्या पढ़ना है, चालन द्वारा। चलिए देखते हैं चालन द्वारा आवेशन। दूसरा है आपका चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन। अब चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है, एक आपका आवेशित वस्तु होता है, आवेशित वस्तु। एक क्या होता है, अनावेशित वस्तु होता है, अनावेशित वस्तु होता है। जब इसको क्या करते हैं, संपर्क में लाते हैं, संपर्क का मतलब स्पर्श कराते हैं, तो यह अनावेशित वस्तु भी क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। यानी ध्यान सुनिए, जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से क्या कराते हैं, स्पर्श कराते हैं, तो वह उस पर क्या हो जाता है, डिफरेंट यानी अलग अलग। जैसे ये आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर क्या हो जाता है, डिफरेंट प्रकार के यानी नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। ऐसे विधि को क्या कहते हैं, हम चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। फिर से देख लीजिए, जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास संपर्क में किया जाता है या स्पर्श कराया जाता है, तो अनावेशित वस्तु पर विपरीत प्रकार का क्या हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। ऐसे विधि को हम क्या कहते हैं, चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। और एक लास्ट आपका बचा है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। अब प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या किया जाता है, एक क्या होता है, आपका आवेशित वस्तु होता है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, यह आपका आवेशित वस्तु हो गया, आवेशित वस्तु है। एक हो जाता है आपका मान लीजिए अनावेशित वस्तु है, ये अनावेशित वस्तु। उसके बाद क्या होता है, ये आपका मान लीजिए अनावेशित वस्तु था, अनावेशित वस्तु था, और ये आपका क्या था, आवेशित वस्तु था, इस पर पॉजिटिव चार्ज था, ये आपका आवेशित वस्तु था। अब देखा जाता है जब आवेशित वस्तु को क्या किया जाता है, अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, तो अनावेशित वस्तु की पे क्या आ जाता है, डिफरेंट प्रकार का चार्ज उत्पन्न हो जाता है। अब ये कैसे होता है, क्योंकि ये अनावेशित वस्तु था तो इस पर चार्ज कैसे आ गया बिना स्पर्श कराए। इसमें एक चीज और ध्यान में रखना, आपको स्पर्श नहीं कराना होता है, स्पर्श नहीं कराना होता, यानी बिना स्पर्श किए, बिना स्पर्श किए, बिना स्पर्श किए इसको संपर्क में केवल लाया जाता है, स्पर्श कराया नहीं जाता है। अब देखिए अनावेशित वस्तु, तो अनावेशित वस्तु उसे कहते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की संख्या क्या होती है, समान होती है। ऐसे वस्तु को हम क्या कहते हैं, अनावेशित वस्तु कहते हैं। जब इसको क्या किया जाता है, आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, तो इस पर उस साइड में क्या होता है, डिफरेंट फेज में क्या हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी विधि को हम क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। मान लीजिए इसका चार्ज क्या था, Q है, इसका क्या है, Q डैश है, तो आपका जो Q की वैल्यू होती है वो Q डैश के बराबर नहीं होती है, कभी भी Q इक्वल टू क्या होता है, Q डैश नहीं होता है। अब अगला आपको टॉपिक पढ़ना है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम। इंग्लिश में कहते हैं इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अब देखिए
इसके साथ जुड़ा है संरक्षण शब्द। संरक्षण का मतलब होता है ना तो उसे उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, यद्यपि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं, संरक्षण। अगर आवेश शब्द है तो क्या करना है, आपको आवेश जोड़ देना है। अब देखिए इसका अगर स्टेटमेंट हो जाएगा आपका कि आवेश एक प्रकार की ऊर्जा है, ना तो इसे उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, यद्यपि इसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है या पुनः वितरण किया जा सकता है। मान लीजिए इसका Q एक या वस्तु पदार्थ है, इसका चार्ज क्या है, Q है। ये छोटे छोटे 3 पार्टिकलों में डिवाइड हो जा रहा है, यानी इसको Q1 देता है, इसको क्या देता है, Q2 देता है, इसको Q3 देता है। तो ये केवल क्या हुआ है, इस Q का जो चार्ज है वो केवल क्या हुआ है, बाई पार्ट हो गया है, अलग अलग हो गया। अगर इनका योग कर दिया जाए, यानी Q बराबर क्या कर दिया जाए, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 को जोड़ दिया जाए तो इनका योग इसके योग के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार सत्यापित होता है कि आवेश को केवल क्या किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है या रूपांतरण किया जा सकता है, जिस प्रकार आपको फिगर में दिखाया गया। अब लास्ट है आपका इस लेक्चर में आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, इंग्लिश में इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यह बताता है कि प्रकृति में पाया जाने वाला प्रत्येक वस्तु या पदार्थ पर जो आवेश उत्पन्न होता है वो E के पूर्ण गुणज के बराबर होता है, E के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। आवेश का क्वांटीकरण यह दर्शाता है या यह प्रदर्शित करता है कि प्रकृति में पाया जाने वाला प्रत्येक पदार्थ या तत्व का जो पर आवेश उत्पन्न होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। यानी किसी तत्व या पदार्थ या वस्तु पर क्या होता है, E का जो मान होता है, पूर्ण गुणज का मतलब होता है ये हो जाएगा 1E हो सकता है, 2E हो सकता है, आपका 3E हो सकता है, 4E हो सकता है, ये प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं आपके। लेकिन ये कभी भी E का मान 1.5E प्लस माइनस लगा दीजिए 2.5E इत्यादि ये सब क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। यही दर्शाता है आपका आवेश का क्वांटीकरण। यानी आवेश का क्वांटीकरण, फिर से डिफिनेशन सुन लीजिए, आवेश का क्वांटीकरण यह प्रदर्शित करता है या यह दर्शाता है कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के क्या होता है, पूर्ण गुणज के बराबर होता है या पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इसे ही क्या कहते हैं, हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। जैसे E का मान क्या हो सकता है, प्लस माइनस 1E हो सकता है, प्लस माइनस 2E हो सकता है, प्लस माइनस 3E हो सकता है, प्लस माइनस 4E हो सकता है। लेकिन कभी भी E का मान प्लस माइनस 1.5E प्लस माइनस 2.5E या ये इत्यादि ये सब अंक नहीं हो सकते। अब जब बात करते हैं इसके फार्मूले की, तो इसका फार्मूला है Q बराबर प्लस माइनस NE, जहां Q आपका क्या है, चार्ज है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। E की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होता है, E 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये होता है इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी संख्या का कोई मात्रक होता नहीं, चार्ज का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। इस प्रकार आपके आवेश के क्वांटीकरण में ये फार्मूला है Q बराबर प्लस माइनस यानी इससे क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा उस पर उपस्थित आवेश का मान निकाला जाता है। अब अगला आपको टॉपिक नेक्स्ट पढ़ना है कूलम का नियम। अब यह टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा।